हेलो, तो कैसे हैं? तो आज फिर मैं आप लोग के साथ सर्वोच्च न्यायालय के भाग 2 लेकर के आया हूं। और इस भाग से जो बनने वाले प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों पर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब है CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी वेतन की बात कही जाए तो उनके वेतन 2,80,000 प्रति माह दिए जाते हैं। 2,80,000 प्रति माह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और यदि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा की जाए तो उन्हें 2.5 लाख 2,50,000 प्रति माह के हिसाब से उन्हें पेमेंट दिया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मैंने अभी चर्चा किया कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, मैंने कल चर्चा किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में CJI को छोड़ करके 33 जज कार्यरत हैं, 33 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिन्हें अन्य न्यायाधीश कहे जाएंगे। और अन्य न्यायाधीश की जो पेमेंट की बात कही जाए, वेतन की बात कही जाए, तो उन्हें 2.5 लाख प्रति माह के हिसाब से पेमेंट दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यदि आर्टिकल की बात मैं करूं, है ना, यदि अनुच्छेदों की यदि बात करूं तो अनुच्छेद 125 में, है ना, 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 125 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, है ना, निर्वहन कौन करता है? तो मैंने जब मैं वाइस प्रेसिडेंट जब मैं पढ़ा रहा होगा, भाग 5 जब मैं पढ़ा रहा होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में जब मैं चर्चा किया होगा, तो मैंने बताया होगा कि अनुच्छेद 70 भारतीय संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में यह चर्चा किया गया है, यह चर्चा किया है कि यदि, है ना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति एक ही समय में, है ना, एक ही समय में अनुपस्थित हो उस स्थिति में कार्यवाहक, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कही जाए तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी थे, है ना, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए जाएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो मैंने अभी चर्चा किया हूं कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी, है ना, एम हिदायतुल्ला जी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, एम हिदायतुल्ला। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि यदि, है ना, CJI, भारत के CJI यदि, है ना, 65 वर्ष के बाद जब वह रिटायर्ड हो जाएंगे तो वह कहीं भी, है ना, भारत के किसी भी, है ना, किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मैंने बताया हूं कल का वीडियो में मैंने बताया होगा, आज से पिछले वाले वीडियो में, कि सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी कार्य शक्ति को है ना, उसे वृद्धि करने के जो शक्ति होती है, या तो उनके नियमों में कुछ प्रावधान लाना या फिर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करना, है ना, यह संसद का कार्य है। संसद इसमें वृद्धि कर सकती है लेकिन इसकी कमी नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो मैं बता दूं कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कही जाए, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कही जाए तो अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद एक 348 की चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 348 का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसले आएंगे, है ना, जो भी फैसले आएंगे वह अंग्रेजी भाषा के से संबंधित होंगे, अंग्रेजी भाषा में ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यदि अनुच्छेद 145 की बात कही जाए तो अनुच्छेद 45 सुप्रीम कोर्ट के नियमों के बारे में चर्चा करती है। सुप्रीम कोर्ट के, है ना, एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट के नियमों का चर्च करता है, नियमों का हर चर्च करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में, चाहे वह भारत में किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी का, है ना, सभी का निरीक्षण कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो भी न्यायालय होंगे या तो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक की निरीक्षण कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका है? तो मैं बता दूं कि भारत में जो न्यायपालिका है वह, है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ना तो यह विधायिका पे डिपेंड है और ना ही यह कार्यपालिका पर डिपेंड है। वह खुद एक राज्य है, स्टेट, है ना, स्टेट बड़ी बडीज है ना। कहने का मतलब है वह खुद एक राज्य है। वह अपना जो भी कार्य होंगे, है ना, अपने जो भी कार्य होंगे, है ना, स्वयं फैसला लेगी और इस पे किसी ना तो कार्यपालिका हस्तक्षेप होगा और ना ही विधायिका का हस्तक्षेप होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो मैं बता दूं कि भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है ना, एकीकृत है। एकीकृत कहने का मतलब भारत में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हो, या तो लोअर कोर्ट हो, या तो हाई कोर्ट हो, या सिविल कोर्ट हो, है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एकीकृत हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने बताया होगा, जब वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा रहा होगा, तो अनुच्छेद 71, है ना, अनुच्छेद 71 की मैंने चर्चा किया होगा कि जब, है ना, अनुच्छेद 71 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 कहता है कि जब भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, है ना, चुनाव में यदि कोई विवाद हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट
है ना सुलझाते हैं, है ना है ना सुलझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुलझाते हैं, सुलझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में यह चर्चा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका, है ना, कहने का मतलब है वह उसका क्या है ना, तो मैं यह मौलिक अधिकार है ना, ये है ना गलत है ना, पूर्णवाहिका अधिकार है, परामर्श दात्री अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो मैं बता दूं कि मैंने बताया होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना 143 की बात कही जाए, अनुच्छेद 143 की बात कही जाए, है ना अनुच्छेद 143 की बात कही जाए, तो अनुच्छेद 143 कहता है कि है ना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह है ना, कानूनी सलाह ले सकते हैं, परंतु बाध्य नहीं है ना, परंतु बाध्य नहीं है। कहने का मतलब होता है कि यदि वह परामर्श कानूनी सलाह के रूप में यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यदि लेता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से यदि लेता है, तो राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, और इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं होती है। और मैं बता दूं कि यह कानूनी सलाहकार की जो बेंच होती है वह 5 जजों की होती है, 5 जजों की बेंच होती है, जो कि परामर्श दात्री समिति के रूप में राष्ट्रपति को कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है ना। तो उच्चतम न्यायालय अभी मैंने चर्चा किया कि अनुच्छेद 143 में भारतीय संविधान का चर्चा की गई है कि यदि राष्ट्रपति किसी कानूनी मामलों पर यदि सलाह लेना चाहती है तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और सभी अनुच्छेदों की चर्चा करूं तो अनुच्छेद 148 है ना, अनुच्छेद 148 CAG है ना, CAG भारत के नियंत्रक लेखा है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की चर्चा करती है, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात करती है। अनुच्छेद 137 की बात कही जाए तो पूर्णावलोकन की बात कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्णावलोकन है ना पूर्वालोकन की चर्च की गई है। पूर्वालोकन की चर्च कहने का मतलब है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला विगत समयों में दिया गया हो और उन्हें लगता हो कि यह फैसला गलत सुनाई गई है, तो उस फैसला को वह फिर से पलट सकते हैं, है ना, अनुच्छेद 137 कहा जाता है। और अनुच्छेद 124 की बात कही जाए तो अनुच्छेद 124 में है ना सुप्रीम कोर्ट की चर्च है ना, एससी का है ना, सुप्रीम कोर्ट का चर्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार किसे है। तो अभी मैंने चर्चा किया हूं कि न्यायिक पूर्णावलोकन की बात कही जाए तो न्यायिक पूर्णावलोकन अनुच्छेद 137 में चर्चा किया गया है, और यह सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय का ही अधिकार है कि वह अपने फैसले को बदले, है ना, अपने फैसले को बदल सके। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो बता सकते हैं, है ना, कि न्यायिक पुनरीक्षण यानी पूर्वावलोकन की बात कही जाए तो सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है ना। तो मैंने अभी बताया हूं कि वह ऐसा लगे, यदि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विगत समयों में दिया गया और ऐसा लगता है कि वह फैसला गलत है, तो वह फैसले को बदल सकती है और वह फैसला फिर से सुनाया जा सकता है, उस मामले की फैसला फिर से सुनाया जा सकता है। तो है ना, स्वयं अपने निर्णय का, है ना, पुनरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायिक, है ना, पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करता है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत यानी जो वह निर्णय लेती है उस प्रकरण का समालोचन कर सकती है। कहने का मतलब है कि उस फैसले पर विचार विमर्श कर करके, है ना, उस मामले पर दोबारा फैसला दे सकता है। अनुच्छेद 137 भारतीय संविधान में यह चर्च की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करता है कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है ना। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, या निचले न्यायालय के आदेश का पुनरावलोकन करना, या निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करना, या कानून का इस दृष्टि से परीक्षण की